हेलो कॉमिक्स फैंस। इंडियन कॉमिक्स गॉड आपका अपने चैनल में स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आया हूँ परमाणु का एक बहुत ही रोमांचक विशेषांक, हम सब जानवर है का वॉइस ओवर। फ्रेंड्स, प्रोफेसर एनिमल अगर आपको पसंद आया था तो इस कॉमिक्स में प्रोफेसर एनिमल की वापसी होती है। और फ्रेंड्स, इस कवर को देखकर तो ऐसा लगता है कि इस बार प्रोफेसर एनिमल पूरे वर्ल्ड को एनिमल में बदल देगा। क्या है सच? चलिए देखते हैं। अरे, कोई रोको उसे। वह मेरे शोरूम का सबसे कीमती हीरो का हार लेकर भाग रहा है। आप चिंता ना करें सेठ जी, हम इसे रोक लेंगे। उसे रोकने वाले खुद अपने पैरों को जमीन पर नहीं रोक पाए। यह दिल्ली थी, और वो भी वो इलाका जिसकी सुरक्षा का जिम्मा उठाया था इंस्पेक्टर विनय। रुक जाओ। उसे रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने जीप को सड़क पर ऐसे लगा दिया है कि उसके निकलने का रास्ता ही नहीं बचा है। रुक गया। रुक ही गया था वह, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए, क्योंकि अगले ही पल ओ माय गॉड, उसने अपने सिर की जबरदस्त टक्कर से जीप को पलटकर रास्ते से हटा दिया। और उसे कुछ भी नहीं हुआ। वह सही सलामत भागता ही जा रहा है, लेकिन भागता नहीं रहेगा। था एक बार फिर आश्चर्य से फटी रह गई इंस्पेक्टर विनय की आंखें। कमाल है, गोली उसके शरीर से टकराकर अलग उछल गई। इसका मतलब उसने जैकेट के नीचे बुलेट प्रूफ ड्रेस पहन रखी है। उफ, वो तो बहुत तेजी से भाग रहा है। मुझे बहुत तेज, एकदम तेज, चीते की तरह तेज। लेकिन वह मुझसे नहीं बच पाएगा, क्योंकि उधर यमुना नदी है। यमुना नदी ने सचमुच उसका रास्ता रोक लिया, लेकिन लुटेरा यमुना की तरफ जानबूझकर भाग रहा था। उफ, वो तो अपनी जैकेट उतारकर पानी में कूद गया। लेकिन जैकेट के नीचे तो वह नंगे बदन है, यानी उसने बुलेट प्रूफ पोशाक भी नहीं पहन रखी है। फिर मेरी गोली उसे क्यों नहीं लगी थी? ये बाद में सोचूंगा, पहले उसे पकड़ता हूँ। छपाक! उफ, वो तो पानी में तेजी से तैरता जा रहा है, किसी परफेक्ट गोताखोर की तरह नहीं। गोताखोर की तरह नहीं, किसी बड़ी मछली की तरह। उफ, यह क्या? ऑक्टोपस! भयानक ऑक्टोपस! पानी की, यमुना के पानी में। उफ, मुझे अपने आप को इसका शिकार बनने से बचाना होगा। परमाणु बनकर। परमाणु बनकर छूटने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिक्कतें तो अब आनी ही थी, क्योंकि परमाणु आकाश का वीर था और ऑक्टोपस पानी का वीर। और पानी में पानी के वीर से बैर लेने का अंजाम तो होना ही था। आह, पानी के अंदर मेरे परमाणु छल्ले ज़्यादा प्रभावकारी सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, जबकि इसके वारों से मेरी हड्डियां कीर्तन करने लगी हैं। इसे निपटने के लिए मुझे भी अपनी कई भुजाएं बनानी होगी, और इसके लिए मुझे परमाणु रस्सियों का सहारा लेना होगा। परमाणु ने परमाणु रस्सियों का ढेर पानी में छोड़ दिया। वो बुरी तरह झगड़ा जा चुका है। अब मेरे पास समय है कि मैं उसे खत्म कर दूं। अचानक हुए इस अजीबोगरीब हमले से परमाणु जब तक संभला, उफ, ऑक्टोपस तो गायब हो गया, ठीक ऐसे जैसे पानी में घुल गया हो। वह रहस्यमय चोर की मदद क्यों कर रहा था जो पानी में ही कहीं गायब हो गया? जिन सवालों के जवाब परमाणु के समझ में नहीं आ रहे थे, उनका जवाब तो था ही, लेकिन कानून की पहुंच से बहुत दूर। सवालों की तो अभी छड़ी लगने वाली थी। विनय सर जी, आपने ठीक से तो सुना था ना? कहीं कंप्लेन करने वाले ने फ़ोन पर कुछ और बोला हो। उसने डायनासोर ही बोला था, जो दरीबा कला के ज्वेलरी बाजार को लूटने आया हुआ है। उफ, सचमुच सर जी, यहाँ लूटपाट करने वाला डायनासोर ही है। बकवास! यह कोई सातिर अपराधी है जो डायनासोर के ड्रेस पहनकर सभी को डरा रहा है। मेरी एक ही गोली उसकी सारी सच्चाई को सामने ले आएगी। थाय! उफ! गोली उसके शरीर में धंस गई, लेकिन फिर भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। बुक शॉप फायर! थाय थाय थाय! इब्बे भी कुछ नहीं होया सर जी। कड़ाक! अब क्या करें? वो अकेला है और हम कई, सभी मिलकर उसे दबोच लेते हैं सर जी। ठीक है, आओ। लेकिन पास पहुंचते ही उन्हें पता चल गया कि वे सभी 10 गुना और भी होते, तब भी उसे नहीं दबोच सकते थे। सड़ाक! सर जी, मैं तो उड़न तस्तरी बन गया, पकड़ो मुझे। लेकिन इंस्पेक्टर विनय अभी उसके वार से बचा हुआ था। हर! गोलियों का इस पर असर नहीं, और इसकी पूंछ के वार खन की तरह हो रहे हैं। यह सब देखकर दिल कह रहा है यह असली डायनासोर है, जबकि दिमाग अभी भी बोल रहा है यह किसी अपराधी की कोई ट्रिक सड़ाक है। ओह, अब उसने एक नई दुकान पर धावा बोल दिया है, और वह उसकी मजबूत दीवारों को पापड़ की तरह चबा रहा है। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा, और अब जो होगा परमाणु बनकर ही होगा। लेकिन परमाणु बनने के लिए मुझे यहाँ से दूर जाना होगा, और इस हालत में मैं दूर जाने के लिए यहाँ से भाग नहीं सकता। इसीलिए मुझे अपने आप को इसकी पूंछ का शिकार बनवाना होगा। उफ! इंस्पेक्टर विनय जानबूझकर शिकार हुआ, इसीलिए ये कोई और शिकार ना हो। अरे, ये हमारे पैरों से के लपटा। सड़ाक!
और ये किसने मन ने मुंह में वापस खींच लियो? मैंने। परमाणु, बड़ी देर कर दी थमने में आने में। मैं शायद टाइम पर ही आया हूँ, धड़ाक, क्योंकि यह शैतान अभी भी मेरे सामने मौजूद है। परमाणु ने वह वार करके एक बड़ी मुसीबत मोल ले ली थी। उफ, मैं सही समय पर ट्रांसमिट हुआ, वरना क्रोध में मुझ पर झपटे डायनासोर ने मुझे अपना शिकार बना ही लिया था। परमाणु रस्सियाँ उसे जकड़ पाएंगी। नहीं जकड़ पाई। अब तो इसे परमाणु छल्लों का विस्फोटक का ही शिकार बनाना होगा। नहीं, इस भीड़ भरे इलाके में मैं उस पर परमाणु छल्लों का वार करने का रिस्क नहीं ले सकता। इससे यहाँ रेडिएशन फैल जाएगा। ऐसा करने के लिए तो मुझे उसे उठाकर यहाँ से दूर ले जाना होगा। उफ सलाक! वो समझ चुका है मैं उससे पास जाकर उसे नुकसान पहुँचाने की फिराक में हूँ, इसलिए वह दूर से ही झपट्टा मारकर मुझे चबा जाने की फिराक में है। मेरा उसके पास जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा होगा कैसे? एक मिनट, यह अपने जबड़े से मुझे चबा जाने की फिराक में है। क्यों ना मैं खुद ही इसकी यह इच्छा पूरी कर दूं। अपनी बेल्ट में लगे मॉलिक्यूलर स्विच की मदद से छोटा हुआ परमाणु तेजी से लहराता हुआ डायनासोर के खुले मुंह में समा गया। एक क्षण बाद ही, अरे वो देखो, डायनासोर तो उड़ने लगा। कमाल है, कमाल है। यह कमाल डायनासोर के पेट में मौजूद परमाणु की वजह से हुआ था। इसके पेट में घुसकर इसे उड़ाने का फॉर्मूला काम कर गया, और साथ ही यह भी पता चल गया कि यह डायनासोर किसी का बनाया हुआ कृत्रिम डायनासोर नहीं, बल्कि असली है। खैर, मुझे तो इसे ख़त्म करना ही है, इसलिए मुझे बाहर निकलना होगा, क्योंकि मैं इसे लेकर शहर से दूर आ गया हूँ। एक पल बाद ही साक! परमाणु ब्लास्टों ने डायनासोर के किसी भी हिस्से को साबुत नहीं छोड़ा था। अब मुझे वापस शहर लौटकर यह वैज्ञानिक दल भेजना है। नाकामी, परमाणु की वजह से एक बार फिर नाकामी मिली मुझे। अगर तुम परमाणु की वजह से ऐसे ही नाकाम होते रहे तो दौलत के नाम पर तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी भी ना होगी, और जब दौलत ही नहीं होगी तो फिर वो वंडर केमिकल कहाँ से तैयार होगा जो तुम्हारे सपने को पूरा करेगा? कुछ सोचो प्रोफेसर घोसाल, कुछ सोचो। मुझे प्रोफेसर घोसाल के नाम से मत पुकारो, नफरत है मुझे इंसानी नाम से। मुझे तो प्रोफेसर एनिमल कहो, प्रोफेसर एनिमल। और रही बात मेरे सपने और मकसद को पूरा करने वाले केमिकल को तैयार होने की, तो वो केमिकल हर हाल में तैयार होगा, चाहे रास्ते में एक परमाणु आए या 100। प्रोफेसर एनिमल सभी को धूल की तरह उड़ा देगा। म्याऊ! ओह, क्या हुआ प्रोफेसर? मेरी यह वफादार इधर बता रही है कि कोई इधर ही आ रहा है। तुम जाओ यहाँ से। आने वाला परमाणु था। कैसे हो प्रोफेसर घोसाल? अच्छा हूँ। वैसे मुझे तब तक कुछ नहीं होने वाला जब तक मैं तेरी छाती को अपने नाखूनों से नहीं फाड़ देता। ओह, तो जेल का यह स्पेशल सेल अभी तक तुम्हारे अंदर मौजूद जानवर को ख़त्म नहीं कर पाया है ना? कोई बात नहीं, जब तक ऐसा नहीं हो पाता तब तक इसी सेल में पड़े सड़ते रहो। मेरे साथ घटित दोनों घटनाओं का अच्छी तरह विश्लेषण करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा था, उन दोनों घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं प्रोफेसर एनिमल का हाथ होगा। इसीलिए मैं जेल में यह देखने आया था कि कहीं प्रोफेसर एनिमल जेल से फरार तो नहीं हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, वो अपनी जगह मौजूद है, और उसकी नफ़रत ने यह भी दिखा दिया है कि वह असली है, उसका कोई डुप्लीकेट नहीं। जा रहा है परमाणु, जा, लेकिन ये मत भूल जाइयो, मैंने तुझे चूहा बनाया था। तब तो तू मेरे झपट्टे से बच गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जेल से बाहर आकर इस बार मैं तुझे मच्छर बनाऊंगा और चुटकी से मसल दूंगा। उस दिन ना तू अपने आप को बचा पाएगा और ना ही इस शहर के उन इंसानों को बचा पाएगा जिनके अंदर सोए जानवर जाग जाएंगे। इंतजार कर परमाणु, इंतजार कर। जल्द ही तुझे सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि शहर का बच्चा बच्चा जानवर बना नजर आएगा। देखता रह, ऐसे ही सपने देखता रह। परमाणु को वह सिर्फ सपना दिख रहा था। उसे क्या मालूम था कि प्रोफेसर एनिमल जेल में रहकर भी अपने सपने को पूरा करने की तैयारी कर रहा था, उन रॉक पक्षियों की मदद से जिनका निशाना था वह सरकारी गोदाम, गोल्ड बैंक, जहाँ कई हजारों टन सरकारी सोना मौजूद था। और सोने की उस सरकारी गोदाम की सुरक्षा व्यवस्था करने वालों ने ऐसे किसी लुटेरों की कल्पना भी नहीं की थी। फिर वे भला उनसे निपटने का इंतजाम क्या करते, और कोई इंतजाम होता भी तो उन अद्भुत लुटेरों ने उन इंतजामों की भी ऐसे ही धज्जियां उड़ा दी होती। लेकिन इन सब के बाद भी मंजिल उनसे दूर ही थी, क्योंकि सुरक्षा का इंतजाम अभी भी अपनी जगह अडिग था। वह परमाणु था। इस बार बड़ा ही हाथ मारने की कोशिश की गई है, और वो भी इन रॉक पक्षियों के बदल पर। लेकिन मैं कैसे सफल होने दूंगा इस कोशिश को? अपनी ताकत लगाकर ये रॉक पक्षी
परमाणु रस्सियों को तोड़ रहे हैं। देखते हैं कब तक तोड़ते रहेंगे। मैं इन पर परमाणु रस्सियाँ छोड़ता ही रहूँगा। वैसे अगर मैं अपनी रस्सियों के साथ करंट भी जोड़ दूँ तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। सट हो गया, तेज करंट ने उन्हें तड़पाना शुरू कर दिया है। जल्द ही इनके साथ यह तड़प भी खत्म हो जाएगी। ओह, यह अचानक धूल का गुब्बार सा कैसा आ रहा है? परमाणु के उस गुब्बार के वहां पहुंचने के कारण पता चला तो परमाणु का मुंह खुले का खुला रह गया। ओह, धूल का यह गुब्बार एक अजीब से पक्षी में बदल रहा है। पहले क्या कम थे जो एक और आ गया। खैर, जब बड़े बड़े रॉक पक्षी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो ये छोटा और साधारण पक्षी क्या बिगाड़ेगा। वह पक्षी छोटा जरूर था लेकिन साधारण नहीं, और यह बात परमाणु को तुरंत ही पता चल जाएगी। आह! इस बार परमाणु के कंठ से चीख उबले बिना रहना रह पाई। आह! ओह, ये छोटा जरूर है लेकिन बेहद खतरनाक। ये मेरा मांस नोच नोच कर खाएगा अगर मैंने जल्दी इसे बेबस नहीं किया तो। ओह नो! अपनी चालाकी से उसने अपने आप को परमाणु रस्सी तो बचाया ही, साथ ही उन रॉक पक्षियों को तड़पाते करंट को भी ब्रेक कर दिया है। और आज़ाद होते ही रॉक पक्षियों ने फिर से गोल्ड को लूटना शुरू कर दिया है। मुझे एक बार फिर इन्हें रोकना होगा, और ऐसा करने के लिए मुझे सबसे पहले इस मददगार पक्षी को ख़त्म करना होगा, और ये काम मेरे परमाणु छल्ले आराम से कर देंगे। कर दिया वो पक्षी अब राख हो गया। अब मैं गोल्ड की ईंटों को ले जाने को तैयार इन रॉक पक्षियों को फिर से रोकने में व्यस्त हो सकता हूँ। इस वार से परमाणु को जबरदस्त झटका लगा, लेकिन परमाणु को उससे भी बड़ा झटका तब लगा जब उसे वार करने वाला दिखाई दिया। ओह नहीं, ये तो वही पक्षी है जिसे मैंने अभी अभी खत्म कर दिया था। तो क्या मुझ पर हमला करने वाला वैसा ही दूसरा पक्षी फिर आ गया? नहीं, ये दूसरा नहीं, वही है। ये अपनी राख से दोबारा जन्म ले रहा है। अमेजिंग! ऐसा तो मैंने ना कभी देखा न सुना। उफ, इसके बारे में सोचने के चक्कर में मैं उन रॉक पक्षियों को तो भूल ही गया जो गोल्ड लेकर यहाँ से भागने की फिराक में हैं। मुझे उन्हें रोकना होगा। ये हमले पर हमले किए जा रहे हैं। इसे एक बार फिर खत्म होना होगा। अरे ये क्या, मेरे हाथों से परमाणु छल्ले नहीं निकल रहे, परमाणु रस्सियाँ नहीं निकल रही, मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। क्या हुआ मेरी परमाणु शक्तियों को? वे काम क्यों नहीं कर रही? फट 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 फट। यह दृश्य कहीं देखा जा रहा था। चीख परमाणु चीख, क्योंकि इस बार मैंने तेरे सामने जो मौत भेजी है उसके सामने तू चीखने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता। वैसे ऐसा हो कैसे रहा है प्रोफेसर साहब? परमाणु अपनी परमाणु शक्तियों का प्रयोग क्यों नहीं कर पा रहा? उस माइक्रोचिप की वजह से, जिसे मैंने हमलावर पक्षी के मुंह में रख दिया था। हमले के दौरान वह चिप परमाणु के शरीर में प्रवेश कर गई, जहां उसने परमाणु की शक्तियों को निष्क्रिय करने का काम शुरू कर दिया। अब जब तक वह चिप परमाणु के शरीर में है तब तक परमाणु की कोई शक्ति काम नहीं करेगी, और परमाणु उस चिप को अपने शरीर से निकाल नहीं सकता, क्योंकि जब तक उसे अपने शरीर में मौजूद चिप का पता नहीं चला तो आगे क्या चलेगा। इसीलिए अब परमाणु को हर हाल में खत्म होना होगा। इस समय तो वह सोने की पिघलाने वाली फ्लेम से हमलावर पक्षी को खत्म कर रहा है। कर लेने दो, कर लेने दो। मेरा वह पक्षी राख होगा और राख से फिर उठ खड़ा होगा। एक बार फिर परमाणु उस पक्षी को अपनी ही राख से पैदा होता देख रहा था। उफ, ये एक बार फिर जिंदा हो रहा है मुझे मुर्दा बना देने के लिए। मैं अपनी परमाणु पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और इसे खत्म करने का यहाँ कोई दूसरा साधन नहीं है। इसीलिए इस समय अक्लमंदी यही कहती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना चाहिए और इसे खत्म करने का कोई परमानेंट साधन खोजना चाहिए। ओह, ऐसे समय में प्रोबोट भी मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसे संबंधित स्थापित करना और उसकी नज़र लगातार मुझ पर रहना भी मेरी परमाणु पावर के रहते ही संभव। उस छोटे पक्षी के पंजों का वार इतना घातक होगा ये परमाणु ने सपने में भी नहीं सोचा था। एक पल के लिए परमाणु को लगा कि उसका मस्तिष्क मौत के अंधेरे में खो गया है। यमदूत उसकी आत्मा को लेकर उड़े जा रहे हैं यमलोक की ओर। वैसे वास्तविकता तो ये थी कि परमाणु का शरीर उड़ ही रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसे यमदूत नहीं बल्कि वह पक्षी लेकर उड़ रहा था, और ऐसी स्थिति में यमलोक परमाणु की आत्मा से ज़्यादा दूर नहीं था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि इतना छोटा पक्षी इतनी भारी और बड़ी रेफ्रिजरेटर वैन को अपने पंजे में फंसाए उसे आकाश में उड़ाए ले जा रहा है। और ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वह जानता है कि उसका दुश्मन यानी कि मैं इस वैन के अंदर मौजूद हूँ, और अगर वो इस वैन को ऊपर ले जाकर छोड़ देगा तो ऊंचाई से गिरकर मैं मारा जाऊँगा। और ऐसा होगा भी क्योंकि मेरे पास वो परमाणु पावर नहीं है जिसका बल पर मैं उड़कर बच सकूँ।
उसका इरादा मुझे नीचे गिराकर मारने का नहीं, बल्कि नीचे मौजूद दहकते हुए फर्नेस में गिराकर मारने का है। बहुत चालाक है यह पक्षी। वह जानता है सड़क पर गिरकर मेरे बचने के 1-2% चांस भी हैं, जबकि इस फर्नेस में गिरकर तो 100% मौत है। अब ये किसी भी क्षण मुझे इस वैन के साथ फर्नेस में गिरा सकता है। ओह, ये क्या! परमाणु को कुछ देखने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उस पक्षी के पंजों से वैन छूट गई और अब वह परमाणु को लेकर तेजी से दहकते फर्नेस की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन यह क्या! फैन वर्नेस फर्नेस में गिरी, लेकिन परमाणु के साथ नहीं, उस अद्भुत पक्षी के साथ। फर्नेस में मौजूद लहकते लावे ने पलक झपकते ही फैन को भी अपने में मिला लिया और उस पक्षी को भी। क्रीक! परमाणु सही सलामत एक तरफ खड़ा उस नज़ारे को देख रहा था। उफ! मेरे कंधे के मांस में एक माइक्रोचिप धंसी हुई थी। अगर यह बात मुझे 2 पल बाद पता चलती तो उस पक्षी की जगह मेरा शरीर फर्नेस में पड़ा पिघल रहा होता। वैसे उसके लिए मुझे उस रेफ्रिजरेटर वैन का शुक्रगुजार हो जाना चाहिए, जिसमें मौजूद अत्यधिक ठंड ने मेरे मांस में मौजूद उस चिप के मेटल को ठंडा करके मुझे यह एहसास दिलाया कि मेरे मांस में कुछ धंसा हुआ है। बस इसका एहसास होते ही मुझे यह समझने देर नहीं लगी कि मेरे मांस में धंसी चीज़ नहीं, मेरी परमाणु पावर को निष्क्रिय कर दिया है। फिर मैंने तुरंत ही अपने कंधे के मांस का वह हिस्सा अपने शरीर से नोच डाला। मेरा ऐसा करते ही मेरी परमाणु पावर फिर से सक्रिय हो गई। तब मैं छोटा होकर वैन से बाहर निकला और अपने परमाणु रस्सी छोड़कर तुरंत ही इसका इंतजाम किया कि वैन के साथ साथ ही वह पक्षी भी फर्नेस में जा गिरे। और शुक्र है कि ऐसा ही हुआ। और चूंकि दहकते फर्नेस में गिरकर वह अद्भुत पक्षी राख नहीं हुआ, बल्कि पिघला है, इसलिए उसके दोबारा जिंदा होने का सवाल ही नहीं उठता। इस तरह मैं उस अद्भुत पक्षी को खत्म करने में सफल हुआ। लेकिन इस बीच रॉक पक्षी गोल्ड स्टोर से कई क्विंटल सोना ले जाने में सफल हो गए। यह अच्छा नहीं हुआ, यह बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। प्रोफेसर एनिमल के तो यह बहुत अच्छा हुआ था। मेरा अद्भुत फिनिक्स पक्षी खत्म हो गया। कोई बात नहीं, मैं इतना सारा गोल्ड हासिल करने में सफल हो ही गया। अब इस गोल्ड के बल पर मैं करूंगा वह खरीदारी जो इंसानों से भरी इस दुनिया को जानवरों की दुनिया में बदल देगी। और इसकी शुरुआत यहीं से होगी, इसी शहर से जिसका रक्षक है परमाणु। ये तुम क्या कह रहे हो प्रोबोट? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा ही है परमाणु। अपनी राख से जिंदा हो जाने वाले जिस अद्भुत पक्षी से तुम लड़े थे, वो फीनिक्स नाम का वह पक्षी था जिसका अस्तित्व करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर था। हैरी पॉटर की कहानियों में भी इस पक्षी के कारनामों के बारे में लिखा गया है। हाँ, हैरी पॉटर तो मैंने भी पढ़ा है, लेकिन वह पक्षी आज अस्तित्व में कैसे आया? ठीक वैसे ही जैसे बाकी प्राचीन पक्षी और डायनासोर अस्तित्व में आए, किसी ने इनके डीएनए संरचनाओं का गलत फायदा उठाया है। वर्षों से इस दिशा में काम करने वाले अमेरिका के प्रोफेसर बाल्टो ने दावा किया था कि उसने भिन्न भिन्न प्राचीन विलुप्त प्राणियों के ऐसे डीएनए खोज निकाले हैं जिनके बल पर उन प्राणियों की रचना की जा सकती है। अपने उन्हीं दावों की पुष्टि के लिए प्रोफेसर बाल्टो अपने डीएनए नमूनों के साथ दिल्ली में होने वाले एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भाग लेने यहाँ आए हुए थे। खबर है कि किसी ने प्रोफेसर बाल्टो पर हमला करके उसके वे डीएनए नमूने चुरा लिए। किसी को प्रोफेसर बाल्टो में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए बात ज़्यादा नहीं फैली। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि उसकी शुरुआत प्रोफेसर बाल्टो से ही हुई थी। उसके लिए तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। घायल प्रोफेसर बाल्टो तुम्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मिल जाएंगे। कुछ ही मिनटों में प्रोफेसर बाल्टो के सामने मौजूद परमाणु उससे पूछताछ कर रहा था। तो आप ये कहना चाहते हैं प्रोफेसर कि आज के समय में प्राचीन प्राणियों की मौजूदगी आपके खोजे डीएनए नमूनों की बदौलत है? यस, लेकिन ऐसा कोई तभी कर सकता है जब वह प्राणी जगत का बहुत पहुंचा हुआ ज्ञाता हो। क्या आप बता सकते हैं कि आप पर हमला करके आपसे डीएनए हथियाने वाला आदमी कौन था? मेरे जीते जी कोई उन नमूनों को मुझसे छीन नहीं सकता था। उसे तो मैंने खुद वो नमूने दिए थे। मतलब? वो मुझे विज्ञान भवन में मिला था। कह रहा था कि वो भी उसी सेमिनार में शामिल होने आया है जिसमें मैं आया था। बातचीत में पता चला कि वो तो प्राणी जगत का बहुत ही पहुंचा हुआ वैज्ञानिक है। मैं उससे बहुत प्रभावित हो गया। इस बीच मेरी बड़ाई करके उसने जब मुझसे मेरे डीएनए नमूने मांगे तो मैं इनकार ना कर सका। मैंने उसे नमूने दे दिए, लेकिन जब मैंने उनसे वह नमूने वापस मांगे तो वह गुस्से से भर उठा। देखते ही देखते उसके हाथ जानवरों के पंजों जैसे हो गए। उसका शरीर एक बड़े जानवर में बदल गया और फिर वह मुझे रौंदता हुआ मेरे नमूने लेकर भाग खड़ा हुआ। प्रोफेसर एनिमल, आप पर हमला करके जो डीएनए नमूने लेके भागा
वो प्रोफेसर एनिमल था जो सारी दुनिया को जानवर बनाने के सपने देख रहा है। परमाणु एक ही सांस में प्रोफेसर बाल्टो को सब कुछ बताता चला गया। सब कुछ सुनकर प्रोफेसर बाल्टो बोला, ऐसी बात है तो प्रोफेसर एनिमल नाम का यह शख्स सारी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है परमाणु। लेकिन मेरे होते हुए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इसके नापाक इरादों की काट बनाऊंगा। थैंक यू प्रोफेसर, वेरी वेरी थैंक यू। आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। लेकिन फ़िलहाल मुझे यहाँ से एक बहुत ज़रूरी सवाल हल करने जाना है, और वो सवाल यह है कि जेल के स्पेशल सेल में बंद प्रोफेसर एनिमल आखिर बाहर कैसे निकला, और वो अगर बाहर निकला तो वो अंदर कैसे था। परमाणु जिस प्रोफेसर एनिमल से मिलने जेल जा रहा था वह अभी भी जेल से बाहर था। आपने हमें जो केमिकल दिया था वो शहर के हर वाटर सप्लाई टैंक, हर दूध के डेयरी प्लांट में पहुंच चुका है। शाबाश, अब इस शहर को ज़्यादा देर नहीं लगेगी मेरे कदमों में झुकने में। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे प्लान में कोई बाधा डाले। इसीलिए मुझे वापस जेल के अपने सेल में पहुंचना होगा। प्रोफेसर एनिमल पास ही खड़े अपने साथी की तरफ पड़कर पलटा। मुझे वापस जेल पहुंचा। ओके बॉस। हाथ पर बंधे पट्टे का बटन दबते ही उस अजीब व्यक्ति का शरीर तेजी से एक अजीब से जानवर में बदलता चला गया। फिर उसने जो किया वह और भी अजीब था। ड्रिल की तरह जमीन को काटकर वह एक सुरंग बनाता चला गया। सचमुच जवाब नहीं तेरा भी। कुछ ही मिनटों में कई किलोमीटर लंबी सुरंग खोद देता है तू। तेरी इसी खूबी की बदौलत थी तो मैं कुछ ही मिनटों में जेल के अपने सेल से बाहर होता हूँ, और कुछ ही मिनटों में अंदर। अब यह अंदर बाहर का खेल खत्म हुआ तेरे खेल के साथ ही। पर परमाणु, तू मेरे इस राज को जान गया कैसे? प्रोफेसर बाल्टो की वजह से। उसने मुझे जो बताया उससे मेरा यह शक पक्का हो गया। यह सब तेरा ही किया धरा है, इसलिए मैं तुझे दबोचने यहाँ पहुंचा। उफ, शाबाश, सही टाइम पर वार किया तूने। जैसे जमीन खोदता है ऐसे ही इसके शरीर को खोद दे। इससे सुरंग खुदवाकर प्रोफेसर एनिमल जेल से आवाजाही करता है। इसके वार बहुत ही खतरनाक है। मुझे जल्द ही इसे ठिकाना लगाना होगा, और संयोग से मुझे इसे ठिकाने लगाने का एक रास्ता दिखाई दे रहा है। इसके हाथ में बंधे इस पट्टे के रूप में बन गया काम। पट्टे के हाथ से अलग होते ही यह फिर से सामान्य हो गया है, और सामान्य आदमी में इतनी ताकत कहाँ कि वह मेरा एक घुसा भी झेल जाए। ठाड़! अब तुझे भी इसी हाल में पहुंचाना है प्रोफेसर। उफ, बेहोशी की दुनिया में मैं नहीं, तू पहुंचेगा परमाणु। ठाड़! परमाणु तेजी से संभला, लेकिन जैसे ही वह प्रोफेसर एनिमल पर झपटने के लिए तैयार हुआ वैसे ही परमाणु, गजब हो गया परमाणु, गजब हो गया। रोबोट की आवाज। क्या हुआ? यमुना पार के कई इलाकों में रहने वाले हजारों लोग न जाने कैसे जानवर बन रहे हैं। उनकी वजह से सारी यमुना पार में हंगामा मचा हुआ है। ओह नो, कनाट प्लेस के आसपास के इलाकों से भी आदमियों के जानवर बनने की खबर है। तुम जहां भी हो तुरंत वहां पहुंचो परमाणु। आदमी जानवर बन रहे हैं, ये जरूर तेरी कारगिस्तानी है। बिल्कुल, वो सब मैंने ही किया है, लेकिन तू कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अब तेरे पास करने को कुछ भी नहीं है। मैं बहुत कुछ करूंगा, लेकिन पहले तुझे बेहोश करके। जेल के सुरक्षाकर्मी इधर ही आ रहे हैं। अब वे बेहोश पड़े प्रोफेसर एनिमल को संभाल लेंगे। मैं चलूं उसके द्वारा फैली मुसीबत को संभालने के लिए। रोंगटे खड़े कर देने वाली थी वह मुसीबत। उफ, सारा शहर तरह तरह के हिंसक जानवरों में तब्दील हो रहा है। एक दूसरे को मारकर खा जाने में जुटे हैं सभी। मुझे इन्हें रोकना होगा, और उस कारण के बारे में जानना होगा जो अच्छे खासे आदमी को जानवर बना रहा है। वो बच्चा उस कारण के बारे में बता सकता है जो हिंसक जानवर बनने से बच गया है, लेकिन हिंसक जानवर का शिकार बनने जा रहा है। थैंक यू परमाणु अंकल। कैसे हुआ यह सब? दूध और पानी। मम्मी ने खुद दूध का गिलास पिया और पापा ने पानी। बस उन्हें पीते ही मम्मी पापा का यह हाल हो गया। उफ, तो इस बार प्रोफेसर एनिमल ने पानी और दूध में केमिकल मिलाकर सारे शहर के लोगों को जानवर बना दिया है। लेकिन ऐसा उसने क्यों किया? वेरी गुड क्वेश्चन परमाणु, और तुम्हारे इस गुड क्वेश्चन का जवाब सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। प्रोफेसर एनिमल, तू यहाँ? जेल की दीवारें और वहाँ की सुरक्षा कर्मियों के शरीर इतने मजबूत नहीं निकले कि मेरी पशुता के सामने टिक जाते। फिर मेरा वहाँ से निकलना क्या मुश्किल था, जब दुनिया का यह सबसे तेज जमीन खोदने वाला एनिमल मेरे साथ है। खैर ये बात छोड़ और अपने सवाल का जवाब सुन। मैंने इस शहर के लोगों को जानवर बनाकर अपने अभियान की शुरुआत की है।
दुनिया पर इंसानों ने बहुत राज कर लिया, अब राज जानवरों का होना चाहिए। और चूंकि दुनिया में जानवरों की बहुत कमी है, इसीलिए मैंने अरबों रुपए खर्च करके इंसानों को ही जानवरों बनाने का नायाब फार्मूला खोज निकाला है। इस तरह सारी दुनिया पर जानवरों का राज होगा और निसंदेह उनका एक ही सम्राट होगा, प्रोफेसर एनिमल। तुम मानवता से खिलवाड़ कर रहा है प्रोफेसर एनिमल, मैं तुझे ऐसा करने नहीं दूंगा। अरे एक बार फिर मेरे हाथों से परमाणु रस्सी नहीं छूट रही। उफ, मेरी कमर पर तो मेरी परमाणु बेल्ट ही नहीं है। वह यहाँ है। जिस समय तू मुझसे बातें कर रहा था उस समय मेरे एक जानवर साथी तेरी कमर में बंधी बेल्ट को अपने दांतों से कुतर रहा था। उफ, यह बेल्ट तुझे देनी होगी। परे हट, भूल जा इस बेल्ट को पाने की बात। और एक फायदे की बात सुन, तू मानवता को बचाना चाहता है ना? तेरा मकसद जानवर बन चुके इंसानों को दोबारा इंसान बनाने का है ना? चल, मैं तुझे ऐसा करने का एक मौका देता हूँ। प्रोफेसर बाल्टो ने तेरी गुहार पर बहुत ही कम समय में इस मुसीबत से बचने का केमिकल तैयार कर लिया है। वह केमिकल एक गैस के रूप में है। अगर उसे हवा में छोड़ दिया जाए तो वह मेरे केमिकल के जिस भी शिकार के संपर्क में आएगा उसे सामान्य बना देगा। साइंस म्यूजियम में बनी उसके टेम्पररी लैब में मौजूद मेरे एक चूहे साथी को जब यह बात पता चली तो उसने सब कुछ मुझे बता दिया, और तब मैंने अपने खुखार साथियों की मदद से इस बात का इंतजाम कर दिया कि ना ही प्रोफेसर बाल्टो की छाया भी बाहर आ सके और ना बाहर से हवा भी उस तक पहुंच पाए। मैं तुझे प्रोफेसर बाल्टो तक पहुंचने की कोशिश करने का मौका देता हूं। अपनी कोशिश में सफल हो जा और मानवता को बचा ले, नहीं तो सबको जानवर बनता देख और मरने की तैयारी कर। ना ना ना, इस बेल्ट को तू नहीं पा सकता। मेरे साथियों के होते इस बेल्ट को पाने की तेरी हर कोशिश बेकार जाएगी, इसलिए छोड़ इस बेल्ट को पाने का ख्याल। छोड़ दिया, शाबाश। लेकिन जिस कोशिश को तू करने निकला है वह कौन सा सफल हो जाएगी? मेरे साथियों के रूप में रास्ते में खड़े मौत के परकाले तुझे कहाँ सफल होने देंगे? परमाणु के लिए मंजिल बहुत बहुत मुश्किल थी, लेकिन इसके बाद भी उसे आगे तो बढ़ना ही था। हा हा हा, परमाणु तेजी से आगे बढ़ रहा है, तू क्यों खड़ा है? जा आगे बढ़, मार खा उसे। धड़ सर फड़ाक, उह, हा हा हा, खोद डाल परमाणु के शरीर को और आजाद कर दे उसकी आत्मा को। हा हा हा, ये मुझे ऐसे भंभोड़ रहा है, अजगर हिरण के बच्चे को भंभोड़ता है। इसके सिंगजने से बेहद मुश्किल निकल रहा है। मेरे पास बेल्ट होती तो यह काम चुटकियों में हो जाता। परमाणु का शरीर एक झटके से जमीन के नीचे खींचता चला गया। इसी के साथ प्रोफेसर एनिमल ने एक पाशविक ठहाका लगाया। हा 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 हा, परमाणु को मेरा साथी जमीन के नीचे खींच कर ले गया। अब परमाणु की जिंदगी सिर्फ कुछ ही क्षणों के मेहमान है, क्योंकि जमीन के नीचे मेरे उस साथी से यमराज भी नहीं जीत सकता। वाओ, ये चीख क्या परमाणु की आखिरी चीख है? यस, क्योंकि मेरा साथी जमीन के कलेजे को फाड़कर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, और ऐसे प्रयास वह तभी करता है जब उसका पेट भर जाए। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब यह धरती बनकर ही रहेगी एनिमल प्लैनेट, और मैं होऊंगा एनिमल प्लैनेट का बेताज बादशाह। अचानक प्रोफेसर एनिमल के ठहाकों पर ब्रेक लग गए। अरे ये क्या देख रहा हूं मैं? सभी जानवर इंसान कैसे बन रहे हैं, और ये तो मैं भी इंसान बन रहा हूं, कैसे? प्रोफेसर बाल्टो के बनाए उस केमिकल से जिसे मैं लेकर आया हूं। उफ, तू प्रोफेसर बाल्टो का केमिकल लाया है? क्यों? तू तो मेरा साथी है। नहीं, मैं तेरा साथी नहीं हूं प्रोफेसर एनिमल, मैं तो परमाणु हूं। परमाणु? तू इस रूप में? लेकिन मैं तो तेरी चीख जरूर सुनी होगी तूने चीख, लेकिन वह चीख मेरी नहीं बल्कि तेरे उस साथी की थी, नीचे जाते ही जिसके हाथ से मैंने उस इंसान से अद्भुत जानवर बनाने वाला पट्टा उतार लिया था। क्योंकि मैं समझ चुका था कि अगर मुझे अब बिना अपनी बेल्ट के अपनी जान और मानवता को बचाना है तो यही एक रास्ता है कि मैं पट्टा उसके हाथ से उतारूं और उसे पहनकर खुद उसके जैसा बन जाऊं। मेरे साथ ऐसा हो जाएगा मैं जानता था, क्योंकि वैसे ही एक पट्टे की बदौलत मैं पहले भी एक बार चूहा बन चुका हूं। मेरा पट्टा बांधते ही वैसा हो गया। मैं जमीन खोदने वाले उस अद्भुत जानवर में बदल गया और इंसान बन चुके तेरे साथी पर वार करके उसे बेहोश करके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गया। अब मेरा रास्ता जमीन के नीचे था, इसीलिए जमीन के ऊपर मौजूद भयानक हिंसक जानवर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। जल्द ही मैं ठीक प्रोफेसर बाल्टो के सामने निकला और फिर पट्टे को उतार कर
उन्हें सारी बात समझाकर उनसे केमिकल लेकर यहाँ आ गया। लोग सामान्य हो रहे हैं प्रोफेसर एनिमल, इसी के साथ धरती को एनिमल प्लैनेट बनाने का तेरा सपना टूट गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं तुझे अपने हाथों से फाड़ डालूंगा। तेरी यह कोशिश बेकार है प्रोफेसर एनिमल, क्योंकि एक तो हवा में फैले केमिकल की वजह से तेरे अंदर का जानवर कमजोर पड़ गया है, और दूसरे अब परमाणु के पास उसकी पावर बेल्ट है। सा ब्लाम! अब तू चल दोबारा जेल की धूल चाटने। इसे जेल छोड़ने के बाद मुझे तुरंत ही पहुंचना है पैलियोलॉजिस्ट प्रोफेसर बाल्टू का धन्यवाद करने। आज उन्हीं की वजह से हम सब जानवर बनने से बच पाए। समाप्त।